हाँ जी भाई, अपनी क्लास को करते हैं कंटिन्यू। जो हमने बीसीआर की इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस शुरू करी थी, हमने लास्ट क्लास में कम्युनिकेशन के बारे में जाना, उसके टाइप्स के बारे में जाना। तो आज की क्लास में हम पर्टिकुलर जो डिस्कशन करने वाले हैं वो करेंगे कि भी ये जो कम्युनिकेशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, मतलब क्या क्या चीजें कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं वो होनी ही चाहिए कम्युनिकेशन में। और फिर पढ़ेंगे कि एक अच्छे कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, उनको डिस्कशन करेंगे। मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगा कि अपनी बुक को ओपन करके बैठें, क्योंकि कुछ चीजें मैंने सिर्फ हेडिंग यहाँ पे लिखी है, जो लाइन्स है मैं वहां पे आपको पढ़ के बताऊंगा और बताऊंगा कौन सी बातों को आप थोड़ा सा अंडरलाइन वगैरह करना है। तो ध्यान रखना, बुक्स को ओपन कर लो। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहला पॉइंट है हमारे कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, वो क्या है, यानी कि एक बढ़िया से कम्युनिकेट अगर अपन करना चाहते हैं किसी सामने वाले से, तो क्या क्या बातें उसमें होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट है क्लियरिटी, यानी कि आप जब कम्युनिकेशन कर रहे हो ना सामने वाले से, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। क्लियर का मतलब क्या बताया गया है कि भाई चाहे आप रिटर्न में कम्युनिकेट करो चाहे ओरल में कम्युनिकेट करो, जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो रिटर्न या ओरल के अंदर, तो आपकी जो लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए, एकदम सिंपल होनी चाहिए। और आप उससे जो मैसेज करोगे वो कैसा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और कोर बात लिखी होनी चाहिए। कोर का मतलब मेन बात, जैसे मतलब मैं रिटर्न में कुछ बात लिख रहा हूं, उनको कम्युनिकेशन करना चाहता हूं, तो जो मेरा मेन पॉइंट है उस पर एम्फेसाइज होना चाहिए, वो बात लिखनी चाहिए। तो मेरा मैसेज शॉर्ट होना चाहिए, लैंग्वेज मेरी क्लियर होनी चाहिए, जो बात मैं सामने वाले को कन्वे करना चाहता हूं वो बेटर ढंग से कनेक्ट कर पाऊं, कन्वे कर पाऊं, ये होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं क्लियरिटी। दूसरा है कॉन्शियसनेस, ये उससे ही मिलता जुलता है, थोड़ा सा फर्क है इसमें। कॉन्शियसनेस का मतलब है भी हमारा जो मैसेज होना चाहिए वो शॉर्ट में होना चाहिए और उसमें रिपीटिशन ऑफ वर्ड नहीं होने चाहिए। मतलब बार बार मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं, इस तरह के वर्ड नहीं आने चाहिए। हमारा मैसेज शॉर्ट होना चाहिए। हमें एक लॉन्ग ऐसे टाइप में मैसेज सामने वाले को कम्युनिकेट नहीं करना, चाहे हम ओरल में कर रहे हो या रिटर्न में कर रहे हो, क्योंकि सामने वाले के पास इतना टाइम नहीं है हमारे लॉन्ग ऐसे को पढ़ने का। तो हमारा मैसेज क्या होना चाहिए, जिसमें रिपीटिशन वर्ड्स के ना हो, मैसेज शॉर्ट हो, ऐसे टाइप यानी कि लॉन्ग मैसेज ना हो, इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। तभी सामने वाले से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर बहुत बड़ा पैराग्राफ में मैंने मैसेज कर दिया ना, तो सामने वाला उसको इग्नोर मार देगा, उसके पास इतना टाइम नहीं है। आज के टाइम में हर इंसान बिजी होता है, वो चाहता है कि उसे जो बात कहनी हो बस क्लियर, क्लियर का मतलब शॉर्ट हो गया और साफ सिंपल वर्ड में हो गया। और दूसरी बात में कि आप रिपीटिशन ऑफ वर्ड को ना करो और लॉन्ग ऐसे पैराग्राफ में ना लिखो, एक ही बात को दोहराओ ना। अब तीसरा पॉइंट है इसका कॉन्क्रीटनेस। भाई कॉन्क्रीटनेस या क्रिटनेस, जो भी प्रोनाउंसिएशन है, मेरा तो बेकार है, आप देख लेना भाई। ये वर्ड हमें ये कहता है कि जब भी हम किसी को मैसेज कन्वे कर रहे हैं या जब भी हमें कोई रिपोर्ट वगैरह देनी हो, हमें कोई ऐसा मैसेज करना हो, ऐसी बात बतानी हो जो डेटास पे बेस हो, तो हमें सीधा उसे सीधी ओरल में बात नहीं बतानी चाहिए, सीधी नॉर्मल बातें करके नहीं बताना चाहिए, उसे डेटा के साथ में बताएं। जैसे मान लो आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, वहां के इंप्लॉई हो या आप वहां की देख रेख कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वटेवर, आप उस कंपनी के बारे में जानते हो, उसके डेटास के बारे में जानते हो। तो अब जब आप रिपोर्ट दे रहे हो ना, तो सीधा उसे बताओ मत, चाहे ओरल या लिख के, सीधा ये मत बताओ कि अपनी कंपनी ऐसे घाटे में वैसे घाटे में। आप उनको डेटा रिप्रेजेंट करो कि 2010 के अंदर कंपनी ने इतना घाटा खाया, 2011 में इतनी इनकम कमाई, 2012 में ये रहा, 2013 में ये रहा। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को छोड़ के डेटास पे एम्फेसिस करना चाहिए, ताकि हमारी बात सामने वाले को लगे कि हाँ भाई इसने डेटा के साथ रिप्रेजेंट करा है, तो हमारी बात की सिग्निफिकेंस बढ़ जाएगी। तो इसमें की वर्ड है डेटा, मतलब डेटास के ऊपर बेस आप कम्युनिकेशन करो, ठीक है। सीधा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का मतलब है जिसके बिना मुंह पेरी ना हो, मतलब बिना कोई डेटा के साथ आप बात ना रखो अगर किसी को रिपोर्ट वगैरह कन्वे कर रहे हो। आगे नेक्स्ट है कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब है भाई जो आप बात कर रहे हो ना, मतलब शुरुआत मैंने किसी एक बात से करी है तो बीच में मैं नई बात नहीं लेके आऊंगा, यानी कि अपनी बात से मुझे जंप नहीं करना। जिस बात को मैं कन्वे करना चाहता हूं वो फाइनल अच्छे से कन्वे तभी भी सामने रिसिपिएंट को, रिसीवर को तभी हो पाएगी जब मैंने जिस बात को शुरू करा मैं उसी बात पे टिका हूं, मतलब मैं वही बात कर रहा हूं, बीच में कोई नई बातें, नई चीज नहीं लेके आनी। तो इसको बोलते हैं कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब जिस टॉपिक को शुरू करा उस टॉपिक से ना हटो। अब इन बातों को आप साथ के साथ चाहे अपनी बुक से डेफिनेशन को देख लो, कीवर्ड्स को हाईलाइट अंडरलाइन करो, इन्हीं वर्ड्स को एग्जाम देते टाइम जरूर लिखना है अगर इनका पॉइंट आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंस या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कोहेरेंस इन एग्जाम कम्युनिकेशन। तो आपको ये बात जरूर लिखनी है, याद रखो। आगे बढ़ते हैं कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब है भाई जब हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, चाहे वो ओरल हो या रिटर्न हो, हमारा प्रयास क्या रहना चाहिए, ऑल फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय रिसिपिएंट, यानी कि रिसिपिएंट को जो फैक्ट और इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर चीज के बारे में चाहिए वो हमें देनी चाहिए। मतलब मैं कोई भी रिपोर्ट तैयार करके दे रहा हूं,
या किसी भी तरह की जो बात बता रहा हूं ना वो पूरी क्लियरिटी के साथ, मतलब सारी इंफॉर्मेशन सारे फैक्ट के साथ बताऊं, नहीं तो वो कम्युनिकेशन कैसा हो जाएगा, मिस कम्युनिकेशन हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, मिस कम्युनिकेशन ना हो, इसलिए हमें सारी इंफॉर्मेशन सारे फैक्ट को रिसिपिएंट को देने चाहिए जो उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन के लिए नीड है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कोर्टियसनेस। कोर्टियसनेस का मतलब होता है भाई हमें हम्बल होना चाहिए, भी रिसिपिएंट के प्रति हमें नेगेटिव बातों को नहीं बोलना। जब हम लास्ट में बोल रहे हैं तो उसे पोलाइट वर्ड्स में बोलने चाहिए। लास्ट में हमें उसे थैंक यू जो भी दे रहे हैं तो पोलाइट होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए और बढ़िया वर्डों का यूज करना चाहिए, बढ़िया वर्ड्स का यूज करना चाहिए। तो इसको बोलते हैं कोर्टियसनेस। अब इसको आंखों से निकाल लेना। हम्बल, पोलाइट, मैंने की वर्ड बोले हैं, पूरी डेफिनेशन को आप एक बार चेक करके देखो, एकदम आसान है जो बात मैं बता रहा हूं। मतलब हमें नेगेटिव नहीं होना, हमें इस तरह से नहीं होना जो हमारे जो कम्युनिकेशन है उसको वायलेंट बना दे, उसको प्रवोक कर दे, ऐसा कुछ नहीं करना। तो ये बात याद रखना। अब इसमें C6 मैंने यहाँ पे लिखा। C6 का मतलब भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, उसमें 6 बातें तो कहां से शुरू हो रही है, C से। तो C6 में क्या, क्लियरिटी, कॉन्शियसनेस, कोहेरेंस, उसके अलावा कॉन्क्रीटनेस, कंप्लीटनेस, कोर्टियसनेस। तो ये बातें सारी की सारी याद रखना। 2 नंबर में किसी पर भी क्वेश्चन आ सकता है। जो कीवर्ड बोला है उसको जरूर लिखना और उसको अंडरलाइन करना, याद रखना। एकदम रट्टा वट्टा कुछ नहीं मारना। एक बार डेफिनेशन को आप अपनी बुक से आंखों से निकालो, जो मैंने कीवर्ड बोले उनको ध्यान दो, आपके नंबर पक्के हैं। आगे बढ़ते हैं। तो उसके अलावा कहते हैं लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। कहते हैं भाई कम्युनिकेशन में सबसे बेटर चीज हमारे लिए जरूरी है कि लिसनिंग अच्छे से करें। देखो लिसन और हियर में फर्क होता है। आप मेरी वीडियो को अगर अभी देख रहे हो तो आपका पूरा अटेंशन इस वीडियो पे है, तो आप उसे लिसन कर रहे हो। और अभी आप सुनना कि अभी पास से, आपके घर के पास से कोई व्हीकल जा रहा है या कोई पास में बच्चा बोल रहा है, तो उसकी आवाज को आप सुनना नहीं चाहते, वो नॉइस है, उसको सुनना नहीं चाहते, लेकिन आपके कान में आ रही है, वो उसको हियर करना बोलते हैं। तो कहते हैं जब भी आप कम्युनिकेशन करो तो ध्यान रखो कि ये जो बाहर के नॉइस है ना, इससे डिस्ट्रैक्ट ना हो। अपने आप को इस तरह से रखो कि सामने वाले की बात अच्छे से लिसन कर पाओ, क्योंकि एक अच्छा स्पीकर वही होता है जो एक अच्छा लिसनर होता है, और वही अच्छे आपको काम करके दिखा पाएगा जब आप किसी की बात अच्छे से सुन लोगे। तो सुनो पहले अच्छे से। तो कहते हैं एक लिसनिंग को ध्यान देना, अच्छे से बात को सुनो। उसके बाद है फोकस एंड अटेंशन। इसमें ये बात बताया गया कि जब भी आप कम्युनिकेशन करो ना, तो भाई जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो किसी ऑफिस के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई भी बात कर रहे हो, कैसे भी कम्युनिकेट कर रहे हो अपने सुपरवाइजर से, अपने सबॉर्डिनेट से, तो पूरा अटेंशन वहां पे होना चाहिए। क्योंकि हमारे हर एक व्यक्ति के अंदर टेंशन बहुत होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है लाइफ के अंदर, या बहुत सारे पंगे होते हैं, तो उन पे ध्यान नहीं देना। उस टाइम में उस चीज को भूल जाना है। उस टाइम हमारा पूरा अटेंशन, पूरा फोकस हमारे उसी काम पे होना चाहिए जो हम काम कर रहे हैं। इसमें लाइन में पढ़ के बता देता हूं, इसमें सेम यही लिखा होगा कि every day work environment has multiple activity going on simultaneously, the ringing of phone, incoming email, a number of tasks required your attention, anxiety related to work, emotional distress, etc. यानी कि कहते जब आप काम कर रहे हो, किसी का फोन आना, किसी की रिंग आनी, या आपके अंदर कोई एंजाइटी है, टेंशन है, तो उसके कारण भी कहते आपकी अटेंशन कम्युनिकेशन में कम हो सकती है। लेकिन आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि आप जब कम्युनिकेट कर रहे हो सामने वाले के साथ, तो एकदम उन सारी चीजों से हटके बेटर कम्युनिकेट तभी हो पाएगा जब क्या करोगे, पूरा फुली अटेंशन दोगे, फोकस करोगे उसी चीज पे। नेक्स्ट है इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल। भाई सिंपल सी बात है, हर इंसान क्या होता है, इमोशनल होता है। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है तो हमारे अंदर इमोशंस तो होंगे, जानवरों के अंदर भी इमोशंस होते हैं, तो हमारे अंदर तो होंगे। तो कहते जब भी आप कम्युनिकेशन करो ना, तो सामने वाले की इमोशंस को, फीलिंग्स को समझ के कम्युनिकेट करो। यानी कि ध्यान रखो कि सामने वाले की इमोशंस क्या है उस बात को लेके, सामने वाला फीलिंग्स क्या रखता है उस चीज को लेके, तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखो। ठीक है, तो इसमें सिंपल इतना है कि इमोशनल अवेयरनेस को ध्यान में रख के आप कम्युनिकेट करो, सामने वाले रिसिपिएंट या रिसीवर की इमोशनल और फीलिंग्स को समझ के उसमें अवेयर रह के फिर आप कन्वे करो। क्योंकि आपकी बात हो सकती है, कई बार अपने ऐसे वर्ड बोल जाते हैं कम्युनिकेट करते टाइम जो सामने वाले को हर्ट कर सकता है, तो उन पे थोड़ा सा ध्यान दो। हो गया, तो ये है भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए रिक्वायर्ड चीजें क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो हमारे कम्युनिकेशन को बेटर बनाएगी। इनके बिना हमारा कम्युनिकेशन ढंग से नहीं हो पाएगा। एक बार गो थ्रू कर लेना अपनी बुक से, डेफिनेटली समझ में आएगा। और कोई भी क्वेश्चन इनमें से आए, 2 नंबर में आता है बेसिकली, तो आप कंप्लीट करते जाओगे और
आपके हर एक क्वेश्चन के पार्ट में इसका क्वेश्चन बनेगा कम्युनिकेशन का, तो कर लोगे। आगे बढ़ते हैं कि बैरियर्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन में। बैरियर्स का मतलब बाधाएं, कि कम्युनिकेशन में आने वाली कौन सी प्रॉब्लम्स है जो आपके कम्युनिकेशन को खराब कर देती है, आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव होने से रोक देती है, आपके कम्युनिकेशन को बढ़िया नहीं बनाती। तो वो क्या चीजें हैं भाई, एक तो है कि फिजिकल बैरियर। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने फिजिकल बैरियर क्या होते हैं। तो फिजिकल बैरियर में मैं इसकी लाइन कुछ आपको वर्ड बताना चाहता हूं, आपके 1.12 पेज पे है ये। फिजिकल बैरियर में कहते हैं यही सेम बात कि जब आप किसी से कम्युनिकेट कर सकते हो तो हो सकता है आपको कई सारी नॉइज सुनने को मिले, कोई कई तरह की टेक्निकल आप डिस्टर्ब हो सको। आप हो सकता है जो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो वो आउटडेटेड इक्विपमेंट हो, यानी कि आपके पास, या आप ऐसे जहां पे कम्युनिकेट कर रहे हो वहां पे क्या है बहुत सारे लोग हैं, इसके कारण आप अपने ढंग से बात को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। ये सारे के सारे फिजिकल बैरियर में आते हैं, यानी कि आप जिस इक्विपमेंट से कम्युनिकेट कर रहे हो उसमें आप कम्युनिकेट ढंग से नहीं कर पाओ। आप जहां पे कम्युनिकेट कर रहे हो वहां नॉइस आ रही हो, चाहे डोर्स की नॉइस हो, विंडो की नॉइस हो, हवा की हो, कैसी भी हो, ये सारे के सारे फिजिकल बैरियर कहलाते हैं। इन वर्ड को थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेना और हो जाएगा हमारा काम। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल का स्ट्रक्चर बैरियर क्या होता है, यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हो वहां पे यह भी नहीं बताया गया है कि कौन सा सुपरवाइजर किसको कम्युनिकेट करेगा, यानी कि सुपरवाइजर जस्ट अपने सबॉर्डिनेट को कम्युनिकेट करेगा या कैसे करेगा, अपवर्ड डाउनवर्ड करेगा या क्या मैनर, कोई मैनर नहीं है। कभी कोई किसी को मैसेज दे देता है, कभी कोई किसी को कमांड देता है, यानी कि जहां पे कमांड क्लियर नहीं है, कौन किससे कमांड रिसीव करेगा और कौन किसको कमांड देगा, तो वहां पे हमेशा क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। कई बार एक ही इंप्लॉय को 2-3 सुपरवाइजर है वो कमांड दे देंगे, क्योंकि क्लियर तो है नहीं कि कौन जो इंप्लॉय है वो किसकी कमांड को लेगा। अगर क्लियर नहीं है तो वहां पे पक्का पक्का मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, आपकी काम में रिपीटिशन हो जाएगी, टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी बड़ा क्लियर होना जरूरी है कि कौन किसको कमांड देगा, कौन किससे कमांड रिसीव करेगा और कौन किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है आंसर करने को। तो आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेज बैरियर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि अगर मैं किसी से कम्युनिकेट कर रहा हूं, तमिल वाले बंदे से कम्युनिकेट कर रहा हूं, मैं उसकी लैंग्वेज ही नहीं समझ रहा। केरला वाले बंदे से कम्युनिकेट कर रहा हूं, मैं उसकी मलयालम लैंग्वेज है, तमिल है, उधर कन्नड़ है, जो भी साउथ इंडिया में लैंग्वेज चलती है, अलग अलग स्टेट में अलग है, मैं उनकी लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहा, हमारे बीच में कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है जिसमें हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो फिर बताओ कम्युनिकेशन बेटर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अगर इंग्लिश सामने वाला इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहा है, मुझे इंग्लिश नहीं आ रही, मैं बस सिर ही हिला सकता हूं, हाँ यस नो यही कर सकता हूं, तो ढंग से हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए और एफिशिएंट कम्युनिकेशन के लिए, बेटर कम्युनिकेशन के लिए सबसे जो मोस्ट रिक्वायरमेंट जो चीज है वो है लैंग्वेज की। आपके बीच में लैंग्वेज बैरियर नहीं आना चाहिए, लैंग्वेज आपस में समझनी चाहिए, तभी कम्युनिकेट कर पाओगे। नेक्स्ट है कल्चरल बैरियर। देखो कल्चरल बैरियर का मतलब क्या होता है, कई जगह कम्युनिकेशन जब हम करते हैं ना तो सामने वाले की कल्चर को भी हमें पता होना चाहिए कि सामने वाला हमारा वेलकम करता है तो उसका वे क्या होता है। जैसे एक कम्युनिटी है वर्ल्ड के अंदर, शायद केन्या कंट्री के अंदर मसाई करके कुछ कम्युनिटी है, उसके अंदर पता क्या होता है, उसके अंदर ये होता है कि जिसको आप सबसे अच्छे से वेलकम कर रहे हो ना, जिसको आप सबसे अच्छे से वेलकम कर रहे हो, जिसको बेस्ट ट्रीट कर रहे हो, तो वो क्या करेंगे, सामने वाले के मुंह पे थूकेंगे। अब सोच के देखो कि किसी की मान लो वहां जाना पड़ती है, ऐसी कोई कम्युनिटी हो, वहां पे मुंह पे थूक के उसका वेलकम करा जा रहा है और हमें उसकी कल्चर के बारे में पता ही नहीं है, तो हम इसे क्या समझेंगे, इंसल्ट समझेंगे। तो कहते हैं हमें सामने वाले की कल्चर को जानना भी बहुत जरूरी है। उसकी कल्चर ट्रेडिशन को अगर हम अच्छे से जानते हैं तो कम्युनिकेशन और अच्छे से कर पाएंगे। हमें पता चलेगा कि हाँ वो हमारा वेलकम कर रहा है या अनवेलकम कर रहा है, क्या कर रहा है ना। तो ये चीज है। आगे बढ़ते तो एक है इमोशनल बैरियर, वही सेम आ गई। इमोशनल तो वही बात है, सेम वही बात है कि इमोशनल भी एक बैरियर होते हैं। इमोशनल का मतलब होता है कि हर इंसान की प्रॉब्लम होती है ना। अब मान लो मैं आज पढ़ाने आया हूं आपको, ये कम्युनिकेशन ही है, एक मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूं। अब मेरे टेंशन बहुत है, मान लो कोई टेंशन है किसी चीज को लेके, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कोई भी चीज को लेके, हो सकता है मेरे फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम हो, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा बथेरी लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम होती है, वो कोई हो, उस प्रॉब्लम को मैं लेके अगर कम्युनिकेट कर रहा हूं ना तो मैं कभी भी ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और होगा, कम्युनिकेट मैं कहीं और करूंगा। तो मैं जो मेरी बेटर जो बात बताना चाहता हूं उसको बेटर अच्छे से नहीं रिप्रेजेंट कर पाऊंगा सामने वाले के सामने। प्रेजेंट अच्छे से करने के लिए मेरे को क्या चाहिए कि भाई इन सारी चीजों से मैं मुक्त हूं, तब जाके कम्युनिकेट करूं, या इन सारी चीजों को दबा के फिर कम्युनिकेट करूं। तो ये इमोशनल बैरियर वही है, ठीक है। एक बार आंखों से निकाल लेना प्लीज, एक बार पढ़ के देखना, जो मैं बातें बोल रहा हूं वही आपको देखने को मिलेगी वहां पे। 1 मिनट के टाइम में आप एक की जो भी डेफिनेशन है वो पढ़ लोगे, 1 मिनट का टाइम लगेगा नहीं यार, पहली बात है। आगे बढ़ते हैं एटीट्यूड बैरियर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ भी है पीछे, इनमें से कई आए हुए हैं जिनमें से एक एटीट्यूड बैरियर्स भी है।
भी आपका एटीट्यूड कैसा है। एक इंसान ऐसा है जो शाय है, इंट्रोवर्ट है, बाहर जाके बात बोलने की क्षमता ही नहीं रखता, लेजी है, डिले करना चाहता है, हर काम को लेट करना पसंद है, उसे आराम से हो जाएगा, तो कहते वो बंदा कम्युनिकेट ढंग से नहीं कर पाएगा। एक बंदा प्रोएक्टिव है, एक्टिव है, करेज रखता है, एकदम ओपन माइंडेड है कि मेरे को ये काम करना है तो करना है, एकदम टाइम के अकॉर्डिंग काम करता है, तो वो अपने कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाएगा। तो एटीट्यूड बैरियर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंट्रोवर्ट कोई इंसान हो, शाय हो, लेजी हो, डिले करने वाला हो, तो आपका कम्युनिकेशन बेटर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है परसेप्शन बैरियर। परसेप्शन बैरियर का मतलब है भी अपन जो बात कर रहे हैं ना, अपने जो बात कर रहे हैं उसके लगभग हर बात के दो मीनिंग निकलते हैं, हर बात के। जैसे मैंने एक क्लास में एग्जांपल दिया था, मैं यहीं पर दे रहा हूं। जैसे मान लो मेरे को मेरी मम्मी ने एक दिन क्या बोला कि अपने आज खाना बाहर खाएंगे। मम्मी ने क्या बोला, खाना बाहर खाएंगे। मैंने थाली के अंदर खाना डाला और आ गया बाहर गैलरी में, कहते आ जाओ मम्मी खाना खाते हैं। अब बताओ, तो ये मिसकम्युनिकेशन हो गया ना। मम्मी का कहने का मतलब है बाहर का मतलब रेस्टोरेंट में खाना खाए, मेरा मतलब है मैंने उसको रिसीव कैसे कर लिया कि बाहर का मतलब भी बाहर सड़क में खाएं, गली में खाएं, गैलरी में खाएं, जहां मर्जी खाएं, इस तरह से। तो कहते हैं परसीव करने का मतलब है सामने वाला आपकी उस बात को किस वे में ले रहा है, वो भी जरूरी है, अदरवाइज मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। कई बार सामने वाले ने बोला कि भाई इतने रुपए दे दो, मान लो कोई चीज खरीदी है, उसने इशारा कर दिया कि इतने रुपए दे दो। अब इतने रुपए का मतलब मैंने समझ लिया 20 और चीज का रेट था 200। तो ऐसा भी हो सकता है। तो कम्युनिकेशन का परसीव का मतलब है कि अपने सामने वाले की बात कैसे परसीव करें, सामने वाला अपनी बात को कैसे मीनिंग ले रहा है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब ये फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या है, तो आज जरा देखते हैं कि फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब बेसिकली क्या होता है, हेल्थ से रिलेटेड। भाई हेल्थ से रिलेटेड इसमें की पॉइंट क्या है, हेल्थ है। भाई एक बंदा है जो कम्युनिकेट कर रहा है, खुद ही बीमार है, खुद की आई साइट वीक है, या खुद के कानों में प्रॉब्लम है, सुन ढंग से नहीं पा रहा है, या खड़ा नहीं रह पा रहा है, तो भाई वो अपने कम्युनिकेशन को ढंग से नहीं कर पाएगा। तो इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम। जिसको ऊंचा सुनता है, कभी बोल के देखना, आपके परिवार में शायद कोई बुजुर्ग हो तो देखना, आप उसे कोई बात बोलोगे वो उसे उल्टी ही सुनेगी, तो वो ढंग से मतलब नहीं निकालेगा, उल्टा मतलब निकालेगा, या आपने उसे बात बोली उसे सुना ही नहीं। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर तो बड़े इंपॉर्टेंट बैरियर है, इन पे ध्यान देना जरूरी है कहते कम्युनिकेशन करते रहे। इसके अलावा टेक्नोलॉजी बैरियर आ गया। टेक्नोलॉजी का मतलब आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। अगर टेक्नोलॉजी हमारी आउटडेटेड है, या हमारे पास नेटवर्क सिस्टम अच्छा नहीं है, एफिशिएंट नेटवर्क सिस्टम नहीं है, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जो सामने वाले के साथ हम कम्युनिकेट कर पाए, तो वो भी कहते हैं फिजिकल बैरियर में आते हैं। तो ये सारे आई होप समझ में आ गए। कोई भी आए, 2 नंबर में इनमें से किसी पर भी पूछा जा सकता है। एक बार जो मैंने की पॉइंट्स बताए उनके साथ वीडियो देखने के बाद या वीडियो देखते हुए साथ के साथ आप अपनी बुक से रीड आउट कर लेना। डेफिनेटली मैं कह रहा हूं कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है भी, थैंक यू सो मच। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।